हेलो दोस्तों, हमारा हम पढ़ेंगे आज भारत शासन अधिनियम 1873। भारत शासन अधिनियम 1873 देखेगा। इसके द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए आदेश दिया गया। इससे पहले हम चार्टर या अधिनियम देख रहे थे तो 20 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। जो 1853 का भारत चार्टर एक्ट था उसमें 20 साल के लिए उनका अधिकार पत्र दिया गया था। इस बार ये कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है और इसी के आधार पर 1 जनवरी 1884 को इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और 284 साल पुरानी ये कंपनी इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1892 देखेगा। भारत शासन अधिनियम 1892 एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके द्वारा जो विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें जो सदस्य थे उन्हें प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने की छूट दे दी गई। इसका अधिकार दिया गया, लेकिन इसके लिए भी कुछ प्रावधान थे। जैसे उन्हें 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती थी, उसके बाद प्रश्न पूछ सकते थे। जवाब दे, ये सरकार की मर्जी थी कि सरकारी सदस्य जवाब दे या ना दे, पूरा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। और इसके अलावा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें बंगाल, चार्टर्स के जो सदस्य थे उनकी सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्य जो थे ये उसमें नियुक्त किए जा सकते थे। ये प्रावधान जो था केंद्रीय विधान परिषद में। और प्रांतों में जो गवर्नर थे, प्रांतों में गवर्नरों को यह अधिकार दिया गया कि जमींदारों में से विश्वविद्यालय, जिला परिषद, नगर पालिका, और व्यापार, जो व्यापारिक संघ थे उनकी सिफारिशों पर प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता था। यह प्रावधान इसके द्वारा किया गया। हम जानते हैं कि 1853 के तहत भारत में पहली बार विधानसभा का स्ट्रक्चर जो था वो 1853 के एक्ट के द्वारा जब विधि सदस्य की नियुक्ति उसमें की गई थी, तो जब विधान बनाने के लिए कार्य करते थे तो विधि सदस्य उसमें बैठते थे और वो एक तरीके से विधानमंडल की तरह कार्य करते थे। 1861 में बंगाल, 1863 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और 1897 में पंजाब में उस एक्ट के द्वारा विधानसभाओं का गठन किया गया था। और वहां पर प्रशासन जो था वो गवर्नर चलाया करता था। अभी भी बहुमत जो था इनमें, चाहे वो केंद्रीय विधानसभा हो या प्रांतीय विधानसभा, बहुमत जो था वो सरकारी सदस्यों का हुआ करता था। पहली बार अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन की पद्धति पहली बार यहां पर शुरू हुई, भारत शासन अधिनियम 19 या चुनाव की पद्धति। हालांकि उसमें चुनाव शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया था, ये केवल एक मनोनयन की प्रक्रिया थी। लेकिन इसमें स्थानीय तत्वों को, उनके
सिफारिश के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति जो थी वो विधान परिषदों में की जाने लगी, प्रांतीय और केंद्रीय में। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1909। ये जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इस नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड मार्ले जो थे इस समय भारत के ब्रिटेन में राज्य सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय। इनके नाम के आधार पर इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। देखिएगा इसके द्वारा क्या किया गया, एक तो इसमें केंद्रीय विधानसभा, इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, ये 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो पहली बार इसमें शुरू की गई। भारतीय मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। इससे तात्पर्य क्या है, क्षेत्र जो थे रिजर्व कर दिए गए जनसंख्या के आधार पर कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही प्रत्याशी होंगे और उन्हें वोट देने वाले भी मुस्लिम ही मतदाता होंगे। इस प्रकार मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरल फील्ड जो है वो इस भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत दे दिया गया। इसके द्वारा एक कार्य ये किया गया कि पहली बार जो गवर्नर जनरल या वायसराय था, इसकी कार्यपालिका में, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में एक भारतीय की नियुक्ति की गई जो थे एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें जगह दी गई और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो ये कार्य जो थे वो भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा किए गए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिएगा इसके द्वारा क्या विशेष कार्य किया गया। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो जिसमें किया गया था वो था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। मतलब जो प्रांत थे उनमें जो विषय थे उन्हें आरक्षित और हस्तांतरित इन दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित विषय जो थे वो रिजर्व थे, ये रिजर्व थे केंद्रीय विधानसभा और गवर्नर जनरल की परिषद के लिए, जबकि हस्तांतरित विषय जो थे वो प्रांतीय विधानसभा के थे। प्रांतों में सिस्टम लागू किया गया, यहाँ विकेंद्रीकरण किया गया और प्रांतों में जो प्रशासन था वो गवर्नर, प्रांत के गवर्नर करता था, लेकिन उसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद, इसका प्रावधान किया गया। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया जो थी 1923 में पहली बार चुनाव हुए और जो सदस्य चुने जाते थे उनका कार्यकाल जो था वह 3 वर्ष का निर्धारित किया गया। तो ये व्यवस्था पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था पहली बार
इस 1919 के शासन अधिनियम द्वारा हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इसमें एक काम और किया गया, पहली बार बजट जो था वो प्रांतों और केंद्र में बांट दिया गया। यानी जो प्रांतीय विधानसभा थी उसे अपना बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया इस एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा जो मतदान यानी चुनाव की प्रक्रिया पहली बार इस समय प्रारंभ हुई 1919 के एक्ट के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ संपत्ति व शिक्षा संबंधी बाध्यताएं डाल दी गई कि पर्टिकुलर इतनी एजुकेशन और इतनी संपत्ति वाला व्यक्ति ही जो है वो मतदान में भाग ले सकता है। महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार इस एक्ट द्वारा मिला। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1909 में एक चीज देख सकते हैं कि जो विधान परिषद के सदस्य थे उन्हें पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार जो था वो इस एक्ट 1909 में दे दिया गया था। साथ ही बजट प्रस्ताव, किसी भी सदस्य को अपना बजट प्रस्ताव देने का अधिकार भी इस एक्ट के द्वारा दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा उसमें और विस्तार किया गया और 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि उसका लक्ष्य जो है वो भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का है। इसी आधार पर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और प्रांतों का बजट केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। उसके लिए एक विधान सभा होती थी जिनमें जो थे वो उसके लिए बजट पर बहस और सब कुछ कार्य जो था वो प्रांतीय विधानसभा मंत्री परिषद की सलाह से प्रांतीय गवर्नर किया करता था। तो इसी के तहत इसी एक्ट में प्रावधान किया गया था कि भारतीय लोग जो है वो प्रशासन चलाने में कितने दक्ष हो पाए हैं उसकी जांच के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस बात की जांच करेगा कि भारतीयों को कितनी स्वायत्तता जो है वो प्रशासन के क्षेत्र में दी जानी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि वो धीरे धीरे भारतीयों को इसमें ट्रेन कर रहे हैं प्रशासन चलाने में, धीरे धीरे प्रशासन जो है वो भारतीयों के हाथ हवाले कर देंगे। ये 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट में किया गया था। इसके अलावा ये जो 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट था इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो लागू की गई। यानी एक केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधान मंडल, ये एक तरह से जैसे वर्तमान में राज्यसभा है, केंद्रीय राज्यसभा और विधानमंडल लोकसभा है, इस तरह से इसकी संख्या 60 थी जिनमें गैर सरकारी सदस्यों का वो जो था वो बढ़ाया गया, जिनमें मनोनीत सदस्य जो थे उनकी संख्या 26 रखी गई जबकि निर्वाचित की संख्या 34 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल जो था इसकी टोटल संख्या 144 सदस्य इसमें होते थे जिनमें से 40 सदस्य जो थे वो मनोनीत थे और 104 सदस्य जो थे वो निर्वाचित रखे गए। जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र था वो यहाँ भी जारी रखा गया बल्कि इसे बढ़ा दिया गया। इसमें क्या किया गया, भारतीय, ईसाई, सिख, व्यापार मंडल और चैम्बर्स, भारतीय ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, यूरोपियन जो भारत में रहते थे उनके लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए,
इनके लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जो थी इस एक्ट के द्वारा की गई, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का दायरा जो था वो बढ़ाया गया। साथ ही इस एक्ट के द्वारा ली कमीशन इसकी सिफारिशों के आधार पर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके द्वारा ये तय किया गया कि जो सिविल सेवा के लिए परीक्षा होती है जो उससे पहले लंदन में हुआ करती थी वो भारत में हो गई। भारत में पहली बार इलाहाबाद में, लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी सिविल सेवा परीक्षा जो थी उस एक्ट के द्वारा उसका प्रावधान किया गया। तो इसके अलावा इसमें एक कार्य और किया गया, लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। भारत के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति लंदन में की गई और राज्य सचिव जो था उसके अधिकारों को इसे उच्चायुक्त को ट्रांसफर कर दिया गया इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। फिर देखते हैं, जैसे कि आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार जो थी उसने एक प्रावधान किया था कि भारत में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना जो है वो की जाएगी। तो इसी के तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे प्रत्येक 10 साल में एक आयोग भेजना था इस बात की जांच के लिए कि भारतीय जो है वो कितने दक्ष हो पाए हैं प्रशासन चलाने के मामले में। तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने हालांकि 10 साल यानी 1929 में साइमन कमीशन आना था, लेकिन नवंबर 1927 में इस समय ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग गठित किया जो था साइमन कमीशन। ये समय पूरी कर दिया था क्योंकि 1928 में ब्रिटेन में सरकार चुनाव होने थे और सरकार जो चाहती थी कि कमीशन में उसी के द्वारा नियुक्त सदस्य हैं, तो समय पूरी कमीशन गठित कर दिया गया। इस साइमन कमीशन में साइमन जो थे ये अध्यक्ष थे और इनके अलावा 6 + 6 यानी टोटल 7 सदस्यीय कमीशन था। इसमें सातों के सातों जो थे अंग्रेज थे। इसका भारत में विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भारतीयों के बारे में जांच करने आने वाला था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस बात को आधार बनाकर भारत की इतनी पार्टी जिनमें कांग्रेस मुख्य पार्टी थी सबने इसका विरोध किया। लेकिन ये कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया, इसने जांच की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश की